हाँ साहब। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो, फोरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। इनके साथ इस फ्लैट में और कौन रहता था? सर वरुण जी तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनका बेटा तनुज यहाँ रहता है। सर ये देखिए, पीछे का दरवाजा वह लॉक था। ये पीछे का दरवाजा सीधा सर्विस लिफ्ट पे खुलता है। हो सकता है हम लोग यहीं से भागे हों। आसपास चेक करो, ज़्यादा दूर नहीं गए हों। ओके सर। कुछ लोग तुम्हारी सोसाइटी में आके एक आदमी को मार के चले जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। कैसी ड्यूटी करते हो? गलती हो गई साहब, लेकिन साहब माँ कसम मेरे को नहीं मालूम साहब ये सब कौन किया। लेकिन हाँ साहब, जब मैं शाम को पानी लेके आया तो एक गाड़ी आके तेज़ी से रुकी और उसके अंदर से 2 आदमी निकले। साहब वो टाइम में तो मेरे को लगा नहीं कि साहब ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी साहब लगता है मेरे को पक्का वही लोगों ने कुछ किया साहब। लेकिन हाँ साहब, वो जो गाड़ी में आए थे वो गाड़ी अभी भी नीचे खड़ी पार्किंग में। साहब यही वाली गाड़ी है, इसी गाड़ी में से आए थे वो 2 लोग। गाड़ी को खोलो और अंदर चेक करो कुछ मिलता है क्या। तो गाड़ी के नंबर से पता करो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। ओके सर। ये तनुज के घर पे किसी का आना जाना था? हाँ साहब, कुछ दिन से 2 लोग यहाँ पे रह रहे थे। सर वो बिजी थे। उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? जी हाँ। ले आइए। ओके सर ये जो पीजी थे ये तनुज के पिताजी के परमिशन के बिना यहाँ पे रह रहे थे, और वरुण जी ने बताया था कि दिन में तनुज का उनका इसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था, और उसके बाद उन्होंने उसके सारे दोस्तों को यहाँ से निकाल दिया और साथ में तनुज भी चला गया। सही। रेजिना मार्शल्स, ये तो फॉरेनर है। यस सर, जर्मन है, लेकिन इसके हस्बैंड इंडियन है, मिस्टर राहुल सोडी। उन्होंने ही तो इन दोनों लड़कों को यहाँ पेइंग गेस्ट रखवाया था। तो इन दोनों लड़कों के कोई पेपर्स? सर उनके तो नहीं है, क्योंकि मिस्टर सोडी बोले थे कि कुछ दिन रहेंगे, इसलिए सर हमने परमिशन दे दी। तो इन दोनों लड़कों के नाम और नंबर तो होंगे ना आपके पास? नंबर तो। एक का नाम संजय है और एक का नाम मुकेश है। और हाँ सर, ये वरुण जी का बेटा जो तनुज है ना, बहुत ही बिगड़ैल लड़का है सर। और हाँ सर, ये तनुज जो है ना, ये ड्रग्स भी लेता है। तो क्या आपको लगता है कि तनुज ने अपने बाप को मारा होगा? आई डोंट नो सर। पुलिस ने जब सोसाइटी के लोगों से बात की तो तनुज पर ही अपने पिता वरुण भाटिया की हत्या का शक आया। लेकिन वो 2 लड़के कौन थे जिन्होंने तनुज के पिता का मर्डर किया था? क्या मर्डर करने के लिए तनुज ने ही उन्हें भेजा था, या फिर कहानी कुछ और ही थी? तनुज के पिता वरुण भाटिया की हत्या का मामला तुरंत मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच के डीसीपी जगदीश प्रभु को सौंपी गई। तनुज के कॉल रिकॉर्ड्स में मुकेश और संजय के नंबर मिले, लेकिन ये दोनों नंबर से भी स्विच्ड ऑफ है। और वो रेजिना मार्शल का पति राहुल सोदी, उसका क्या हुआ? सर राहुल सोदी भी पुणे में है, उसे फ़ोन किया था, उसे यहाँ आने के लिए कह दिया है। इसके अलावा तनुज के कॉल रिकॉर्ड्स में राहुल सोदी के बहन सिमर सोदी का भी नंबर है, उसे भी फ़ोन करके यहाँ आने के लिए कह दिया है। सर मैं और राहुल, हम दोनों ही तनुज के अच्छे दोस्त हैं, और इनफैक्ट हमें तो खुद ये समझ नहीं आ रहा कि तनुज ने अपना फ़ोन क्यों ऑफ कर रखा है। अब तनुज के अच्छे दोस्त हैं तो ये बात भी आपको पता होगी कि तनुज की अपने पापा के साथ बनती नहीं है। सर तनुज मुझे अक्सर कहा करता था कि उसके फादर उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि वो अपने फादर का मर्डर करवा सकता है कि नहीं। संजय और मुकेश को तुमने ही तनुज के घर पे किराए पे रखवाया था ना? अब जी, एक्चुअली मैं जर्मनी में कुछ सालों के लिए था। वहीं पे मेरी मुलाकात ये संजय और मुकेश से हुई। वो लोग जब इंडिया वापस आए तो मुझे कहने लगे कि उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए। तो मैंने तनुज से पूछा कि वो दोनों रह सकते हैं या नहीं रह सकते, तो फिर तनुज मान गया। इस वक्त कहाँ हैं तीनों? अब मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमें पता चला है कि तनुज के पापा ने जब संजय और मुकेश को घर से निकाला तो उस वक्त तुम भी वहाँ थे। बहुत भला बुरा कहा था, इंसल्ट किया था, गुस्सा तो तुम्हें भी आया होगा। अरे सर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। खुद का घर होते हुए भी तो तनुज के घर पे किराए पे रह रहा था, दोस्तों को वहां पर पीजी रखा था। उसी घर में तनुज के पापा का मर्डर हुआ था। हो सकता है ये सारी प्लानिंग तुम्हें नहीं की हो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है और क्या बात नहीं है ये पता हम कर लेंगे। अभिषेक, यस सर। इसे पुलिस स्टेशन के लॉकअप में लेके जाओ। लॉकअप में से याद आ जाएगा कि संजय, मुकेश और तनुज है कहाँ। चल चल।
हाँ अभिषेक, व्हाट? अजय के फरार हो जाने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था और मीडिया ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया था। सर, आपको नहीं लगता यह घटना पुलिस विभाग के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठा रही है? हम लोगों ने एक टीम बनाई है जो इन लोगों के पीछे गई हुई है और मुझे यकीन है कि हम लोग जल्द से जल्द उन्हें अरेस्ट करेंगे। थैंक यू। सर, इस राहुल सोधी की अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, लेकिन जब हमने राहुल, तनुज, मुकेश और संजय इन चारों के कॉल रिकॉर्ड्स को टैली किया तो पता चला कि वरुण भाटिया के मर्डर वाले दिन इन चारों की मोबाइल की लोकेशन मुंबई से लेकर तलेगांव की तरफ मूव कर रही थी। गणेश, हो सकता है कि वरुण भाटिया का मर्डर करने के बाद ये चारों लोग तलेगांव की तरफ भाग गए हो। पूरा तलेगांव छान मारो, पता करो ये लोग है कहाँ। और ये राहुल सोधी की बहन सिमर सोधी, उसका फोन सर्वेलेंस पे डाल दो। ये राहुल अपनी बहन को जरूर कांटेक्ट करेगा। जी सर। वरुण भाटिया की मर्डर वाली रात 2 आदमी जिस गाड़ी से वरुण भाटिया की सोसाइटी में आए थे, वो गाड़ी विनोद देशमुख की बीवी गीता देशमुख के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर, वो गाड़ी 10 दिन पहले मेरी बीवी ने एसवी रोड पे पार्क की थी और वहीं से वो चोरी हो गई। ये रही उसकी एफआईआर रिपोर्ट। आपकी बीवी करती क्या है जो इतनी बड़ी गाड़ी की जरूरत पड़ती है उन्हें? सर, उसे बड़ी गाड़ियों का शौक है, तो ये गाड़ी हमने लोन पे ली थी। ठीक है देशमुख, फॉरेंसिक जांच के बाद गाड़ी ले जा सकते हो। यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। ये राहुल अरोड़ा हमारी स्टॉक मार्केट में बहुत फेमस है। वहाँ के ज़्यादातर ब्रोकर्स को ये एस्कॉर्ट प्रोवाइड करता था। 1 सेकेंड। सिंपली मेरी बात सुन, मैं यहाँ वर्ली में हूँ। मेरा पासपोर्ट, कुछ पैसे, तेरे और मेरे कपड़े पैक करके तुरंत यहाँ आ जा। मैं और तू यहाँ से फौरन भाग जाएंगे बैंकॉक। अगर मैं इस समय तुम्हारे पास आई तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। हम एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा सारा सामान और पासपोर्ट इस रोहित भल्ला के हाथ पहुंचाती हूँ तुम्हारे तक। ओके। सर, अभी अभी मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वर्ली के एक पीसीओ से सिमर सोधी के फोन पे एक कॉल किया गया था और उस कॉल के बाद सिमर के घर से रोहित भल्ला एक बैग लेके निकला है। सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। तलेगांव में जहां राहुल, तनुज, संजय और मुकेश इन चारों के फोन एक्टिव थे, वहां राहुल सोडी के फार्म हाउस होने का पता चला है। अभिषेक, एक टीम लेकर तुरंत तलेगांव पहुंच जाओ। हो सकता है कि तनुज, संजय और मुकेश इनकी कुछ लीड मिल जाए। ओके सर। पुलिस की एक टीम तालेगांव के लिए रवाना हो गई और दूसरी टीम ने आखिरकार अजय को वर्ली में रोहित भल्ला के साथ अरेस्ट कर लिया। सर, आप बेकार में पुलिस डिपार्टमेंट को मेरे पीछे लगा के उनका टाइम, एनर्जी और पैसे वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। तो भागा क्यों? अब चाहे तो कभी भी किसी को भी एनकाउंटर कर सकते हो और उस पर कोई भी चार्ज लगा सकते हो। मुझे लगा कि आप भगा के मुझे गोली मार दोगे, इसलिए डर के मारे में भाग गया। बहुत इनोसेंट है तुम। एक बात बता, तनुज के पापा का जो मर्डर हुआ था उस वक्त तेरे साथ कौन कौन था? तनुज, संजय, मुकेश, तीनों तेरे साथ थे? मैंने कुछ नहीं किया, बाकी तीनों के बारे में मुझे नहीं पता। अरे हाँ, इन तीनों के बारे में तो तुझे कुछ पता ही नहीं है ना। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए इन तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। और पता है कहां से अरेस्ट किया? तेरे तलेगांव वाले फार्म हाउस से। सर, माना कि आपने इन तीनों को मेरे फार्म हाउस से अरेस्ट किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने तनुज के फादर को मर्डर किया है। सर, मैं वहां सिमर के कहने पर गया था। मुझे नहीं मालूम था कि राहुल मर्डर केस का एक्यूज है। सिमर ने तुझे राहुल के लिए पासपोर्ट, कपड़े और पैसे देके भेजा, फिर भी तुझे एक बार भी शक नहीं हुआ? सर देखिए, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मुझसे झूठ नहीं बोलवा सकते, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं पेशी के वक्त कोर्ट को ये बोल दूँगा
कि आपने मुझे मार पीट के मुझसे झूठी बयान ली, फिर बदनामी आपकी डिपार्टमेंट की होगी। ये राहुल सोधी तो बहुत ही पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है। कल को कोर्ट में ये भी बोल सकता है कि वो कस्टडी से भागा ही नहीं था। बड़े रोहित बल्ला, मुझे नहीं लगता कि वो इस केस में इन्वॉल्व है। लगता है कि सिर्फ सिमर के कहने पे वो राहुल को मिलने गया। इस सिमर को बुला लें, शायद वो राहुल की साजिश का पिटारा खोल दे। नहीं, पहले इस तनुज, मुकेश और संजय से बात करके देखते इन्हें क्या पता है। सर हमारा विश्वास कीजिए, हमने ना ही किसी की गाड़ी चुराई और ना ही तनुज के पिताजी का मर्डर किया है सर। तुमने नहीं तो क्या, राहुल और तनुज ने मारा। सर हमें कुछ नहीं पता। सर हो सकता है तनुज ने अपने फादर को खुद मरवाया हो। सर वो बोल रहा था कि वो किसी सुपारी किलर से अपने फादर को मरवाना चाहता है। सर संजय और मुकेश ने अपना क्राइम कबूल नहीं किया, लेकिन मीडिया और पुलिस ये मान रहे थे कि वरुण भाटिया के मर्डर में राहुल, मुकेश, संजय और तनुज का ही हाथ है। और जल्द ही तनुज की हालत स्टेबल हो गई और उसका बयान लिया गया। क्या? पापा का मर्डर? ये कैसे हो सकता है? जब बेटा तेरे जैसा कुपूत पैदा हो तो कुछ भी हो सकता है। सर मैं मानता हूँ कि मैं अपने पापा से गुस्सा रहता था, पर मैंने उन्हें मारा नहीं है सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। तुम्हारे 3 दोस्त संजय, मुकेश और राहुल, तीनों को तुम्हारे पापा ने अपने घर से निकाल दिया था और उनके जाने के बाद तुम भी उनके पीछे चले गए थे। और जब पापा ने हमें बाहर निकाला था सर, हम लोग सिमर के घर चले गए थे सर। उसे ना मेरे सपनों की परवाह ही नहीं है। काश वो मेरा बाप ही ना होता। ऐसी बातें नहीं करते बेबी। नहीं, तुम नहीं जानती सिमर, उसने मेरे दोस्तों की बेइज्जती की, वो भी मेरे सामने। सारा मूड ऑफ हो गया। ये लो, पानी पियो। मैं ये सोच रही थी कि तुम लोग सब कहीं घूमने क्यों नहीं चले जाते। इससे तुम्हारा मूड भी रिलैक्स हो जाएगा और जब तुम वापस आओगे तो पापा से बात कर लेना। मैं, संजय, मुकेश और राहुल महाबलेश्वर चले गए थे सर। तुम्हारा फोन बंद क्यों था? क्योंकि पापा मुझे बार बार फोन कर रहे थे। तुम लोग तो महाबलेश्वर के लिए निकले थे, तलेगांव कैसे पहुंच गए? गाड़ी में मैंने वो ड्रग्स ले लिया था और सर अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो हम लोग राहुल के फार्म हाउस पे थे। संजय और मुकेश भी वहाँ थे पर राहुल नहीं था। संजय और मुकेश ने मुझे बताया कि उसे कोई ज़रूरी काम पड़ गया था, इसलिए वो वहाँ से चला गया था। सर जिस वक्त तनुज के फादर का मर्डर हुआ, राहुल सोधी की मोबाइल की लोकेशन पुणे की थी। जब हमने उसे फ़ोन किया तब वो पुणे में ही था, लेकिन उस वक्त तनुज, संजय और मुकेश इन तीनों के फ़ोन स्विच्ड ऑफ थे। और उस रात उस चोरी की गाड़ी में तनुज के फादर के फ्लैट में 2 लोगों को जाते हुए देखा गया था, जिन्होंने बाद में तनुज के फादर को मार दिया। अब उन 2 लोगों में तनुज या राहुल सोधी के होने के चांसेस कम है, क्योंकि राहुल सोधी उस वक्त पुणे में था। अगर उन दोनों में से कोई एक तनुज होता तो बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड उसे पहचान लेता। सर पुणे से किसी मिथिलेश कुमार का फ़ोन आया है। वो बोल रहा है कि वो राहुल सोधी के बारे में आपको कोई ज़रूरी बात बताना चाहता है। डीसीपी जगदीश प्रभु यार। सर थोड़े टाइम पहले मैंने न्यूज़ पढ़ी कि राहुल सोधी मुंबई में किसी मर्डर केस में अरेस्ट हुआ है, तो मुझे लगा आपको ये बात बता देनी चाहिए। बोलो क्या बात है? राहुल सोधी मेरा दोस्त है। तकरीबन 1 महीने पहले वो मेरे पुणे में घर पर आया था और मेरे बिल्डिंग की सोसाइटी में उसने अपनी लग्जरी कार पार्क की और कहा कि वो अब्रॉड जा रहा है और तब तक उसकी कार मैं अपने पास रखूं। लेकिन सर मुझे पता चला कि 4 दिन पहले मुंबई में वो किसी क्राइम में अरेस्ट हुआ है, तो मुझे शक हुआ कि उसने कहीं वो कार किसी क्राइम में यूज़ ना की हो और आगे मैं ना फंस जाऊँ, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तुम तुम्हारा एड्रेस और गाड़ी का नंबर लिखवा दो, मैं एक टीम वहाँ भेज देता हूँ। पुलिस ने हर तरीका अपनाया, लेकिन संजय, मुकेश, तनुज और अजय उर्फ राहुल सोडी में से किसी ने कन्फेस नहीं किया। तो फिर तनुज के पिता का मर्डर करने वाले वो 2 लड़के कौन थे जो चोरी की गाड़ी में आए थे और उन्हें वरुण भाटिया के घर जाते हुए देखा गया था? क्या वो 2 इन चारों में से ही कोई थे या फिर वो 2 कोई और ही थे? फिलहाल कुछ भी साफ नहीं था और संजय, मुकेश, तनुज और अजय उर्फ राहुल ने अदालत में जमानत के लिए अपील की। तनुज की शारीरिक अवस्था को देखते हुए अदालत ने उसे बेल दे दी, लेकिन वो अब भी शक के दायरे में था। और वहीं इस कड़ी में उस कार के बारे में पुलिस को पता चला जिसके बारे में अजय और राहुल सोडी के दोस्त मिथिलेश ने बताया था। पुणे के मिथिलेश कुमार की हाउसिंग सोसाइटी में राहुल सोधी ने जो कार पार्क की थी वो एक्चुअली राहुल सोधी की है ही नहीं। रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से वो गाड़ी गुड़गांव के किसी राहुल अरोड़ा के नाम पर रजिस्टर्ड है। राहुल अरोड़ा? जी सर, इस राहुल अरोड़ा का मैंने पूरा बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला ये उसी बिल्डिंग में रहता है जहाँ पे राहुल सोधी अपनी बहन सिमर सोधी के साथ रहता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राहुल अरोड़ा गायब है। कहाँ गायब है सर? पता नहीं। राहुल अरोड़ा के माँ और भाई ने पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। पुलिस स्टेशन में इंचार्ज कौन है? इंस्पेक्टर सुनील राय।
सर 16 मार्च को राहुल अरोड़ा की माँ और उसके भाई ने हमें राहुल के लापता होने के बारे में बताया था, लेकिन हमें लगा कि शायद वो थाईलैंड में होगा। सुनील, जब से राहुल अरोड़ा गायब हुआ है तब से उसका क्रेडिट कार्ड बैंकॉक में स्वाइप हो रहा था, लेकिन 14 मार्च को उसका मोबाइल गोल्डन टेम्पल ट्रेन में मिला था। कैसे? तुम्हें शक नहीं होता कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है? सर शक तो हुआ था, लेकिन ये भी सामने आया कि राहुल कई इलीगल काम भी करता था। पता है मुझे, एस्कॉर्ट सप्लाई करता था, सट्टा खेलता था, लेकिन इस राहुल अरोड़ा का राहुल सोधी और सिमर सोधी के साथ भी कनेक्शन था। और तुम्हें पता है ना, फिलहाल ये दोनों एक मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है। यस सर, पता चला मुझे। लेकिन सर ये भी पता चला है कि राहुल अरोड़ा से एक शिवा नाम का बुकी भी मिला करता था और राहुल को उसे सट्टे का 37 लाख रुपए देना था। हमें शक हुआ कि शायद उसी ने राहुल को अगवा किया हो और फिर अपने शिवा को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन सर पूछताछ के बाद शिवा ने बोला कि राहुल अरोड़ा के गायब होने में उसका कोई हाथ नहीं है। सर हमने राहुल सोधी और सिमर सोधी से भी पूछताछ की थी, लेकिन हमसे इंस्पेक्टर विनोद देशमुख मिलने आए थे। विनोद देशमुख? यस सर, उन्होंने बोला कि वो राहुल और सिमर सोधी को अच्छी तरीके से जानते हैं और उन्होंने गारंटी भी ली कि ये दोनों कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और तुमने राहुल सोधी और सिमर सोधी की इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। सर वो सुनील, नो मोर एक्सप्लेनेशन। विनोद देशमुख ने कहा वो इनोसेंट है और तुमने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। सॉरी सर। ये विनोद देशमुख राहुल और सिमर को क्यों बचा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि राहुल के भागने में इस विनोद देशमुख का ही हाथ हो? इस विनोद देशमुख की तो मैं इंक्वायरी लगाता हूं, तब तक तुम सिमर को बुला कर लेकर आओ। सर राहुल अरोड़ा सिर्फ हमारा एक नॉर्मल सा फ्रेंड था। सिमर, ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स है, जिससे पता चलता है कि राहुल अरोड़ा तुम्हारा नॉर्मल सा फ्रेंड नहीं था, खास दोस्त था। और ये तनुज, ये भी तुम्हारा और तुम्हारे भाई राहुल सोधी का दोस्त था। मुझे तो लगता है कि इन दोनों क्राइम्स में तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम भी इन्वॉल्व। अब मुझे बाकी की कहानी नहीं सुननी है, सिर्फ सच बता दो। मिथिलेश झूठ बोल रहा है सर। वो झूठ क्यों बोलेगा? मुझे क्या पता सर। राहुल और सिमर द्वारा दिए गए बयान पुलिस को बार बार एक नई चुनौती दे रहे थे। पुलिस अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई थी और फिर अचानक तनुज भाटिया से मिली एक जानकारी ने पुलिस को एक अहम लीड दी। सर बेल मिलने के बाद जब मैं घर पहुंचा, घर पे ना तो कैश था और ना ही ऑर्नामेंट्स थे, और पापा ने प्रॉपर्टी के पेपर्स रखे थे, वो भी गायब थे सर। राहुल और सिमर के घर का सर्च वारंट निकालो, इनसे जुड़ी हर इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। सर राहुल और सिमर सोधी के घर से कुछ नहीं मिला। गहने जेवर तो उन्होंने अब तक बेच भी दिए होंगे और हो सकता है कि प्रॉपर्टी के पेपर्स उन्होंने अपने बैंक के लॉकर में रखे हो। ठीक है, बैंक लॉकर खोलने की परमिशन निकालो तुम। पुलिस ने सिंपी और अजय उर्फ राहुल सोडी के लॉकर्स खुलवाने की परमिशन ली और उन्हें वहां 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले जो कि तनुज के पिता वरुण भाटिया के नाम पर थे। ये तो तनुज के फादर के प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो इनके लॉकर में मिले। मतलब इनकी नजर तनुज के प्रॉपर्टी पर थी, लेकिन पेपर्स तो तनुज के फादर के नाम पर है। ये लोग अपने नाम पर कैसे ये प्रॉपर्टी कर सकते थे? सर इसका जवाब भी है इस कागज में, ये उनके बैंक लॉकर से मिला है। मैं तनुज भाटिया अपने पूरे होशो हवास में आत्महत्या कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपने फादर का मर्डर किया था। नीचे तनुज की साइन भी है। सर पुलिस स्टेशन के पीआई विनोद देशमुख के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या इन्फॉर्मेशन? ये विनोद देशमुख अजय गलांडे का जीजा है। अजय गलांडे? जी सर, वही अजय गलांडे जो 1998 में डबल मर्डर केस में अंदर हुआ था, फिर 2002 में पैरोल पे बाहर निकला, फिर पैरोल जंप करके नकली पासपोर्ट पे बैंकॉक चला गया। और सर ये अजय गलांडे और कोई नहीं, राहुल सोधी है। राहुल सोडी ही अजय गलांडे था। इस जानकारी ने मुंबई क्राइम ब्रांच को चौंका दिया और अजय की लगातार मदद करने वाले उसके जीजा विनोद देशमुख के खिलाफ कार्रवाई की जाने लगी।
वहीं पुलिस ने जब तनुज भाटिया से उस सुसाइड नोट के बारे में पूछताछ की तो तनुज ने यह बयान दिया कि शायद अजय ने उससे नशे की हालत में वो सुसाइड नोट लिखवाया होगा, जिसकी लिखावट और दस्तखत तनुज भाटिया के ही पाए गए थे। तुम्हारे दोस्तों ने अपना मुंह खोल दिया है। ये राहुल अरोड़ा के साथ क्या किया तुमने? कीड़ा था उसे फिल्म बनाने का। कह रहा था कुछ 3.5 करोड़ रुपए उसके पास। हमें लगा कि हम उसे चकमा देके उसके सारे पैसे हथिया लेंगे। मैंने उसे झांसा दिया कि पुणे में एक फाइनेंसर है जो फिल्म के लिए प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे उसका फिल्म का बजट कुछ 10 करोड़ का हो जाएगा। रास्ते में फार्म हाउस दिखाने के बहाने में उसे तेलेगांव ले गया। वहाँ संजय और मुकेश भी थे। वाओ, क्वाइट स्पेशियस यार। थोड़ा ठीक ठाक करके ना पार्टी वार्टी के लिए यूज कर सकते। तो बैंकॉक में उसका क्रेडिट कार्ड तू स्वाइप कर रहा था? हाँ, मैंने संजय से कहा था कि उसका फ़ोन ट्रेन में छोड़ देने, ताकि आप लोग जब उसे ढूंढो तो आप लोग को ये लगे कि वो कहीं घूमने गया था। राहुल के बॉडी पार्ट्स कहाँ फेंके तूने? मुंबई मायानगरी में जब तनुज और राहुल जैसे लोग अपने सपने लेकर आते हैं तो किसी की मदद का हाथ उनके लिए विश्वास की लकीर बन जाता है। अजय गलांडे और सिंपी ने न जाने कितने ही भोले भाले लोगों को धोखा दिया, उनकी भावनाओं के साथ खेला, पर आखिरकार उन्हें उनकी सजा मिली। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मुंबई 1980 का दशक, अंडरवर्ल्ड, गैंग वॉर, एनकाउंटर से भरे उस दौर में भी इस शहर में रहने वाला आम इंसान अपने आप को और अपनी फैमिली को सुरक्षित समझता था। मुंबईकर के मन में डर ने जन्म लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सुरक्षित होने की भावना तब भी बरकरार थी। सन 2000 इस दशक में भी इस शहर में काफी हद तक लोग और खासकर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझते थे। लेकिन क्या आज हम इस शहर में अपने आप को उतना सुरक्षित महसूस करते हैं? एक सर्वेक्षण के अनुसार मुंबई पूरी दुनिया में सुरक्षा के मामले में 123वें स्थान पर है। पुलिस हेल्पलाइंस, एडवांस टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन्स होने के बावजूद पिछले कुछ सालों में हम बढ़ती हुई क्राइम रेट को रोकने में क्यों असफल रहे हैं? और इसी मुद्दे से जुड़ा है हमारा आज का ये केस। एक वक्त ऐसा भी था जब मुंबई शहर पूरे देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित समझा जाता था, लेकिन उसी शहर में जब रात के सिर्फ 10:30 बजे भरी सड़क पर 2 युवाओं का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है तो एक आम इंसान के मन में रह रहकर यह सवाल उठता है कि क्या यह शहर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए सुरक्षित है? Okay, let's cheer for Kevin. Let's time in the world. What a shot! What a shot! 132. क्या सिक्स मारा है? ए लिली, मैं बोला था ना तेरे को कि धोनी खेलेगा तो मैच अपन ही जीतेगा। वो सब ठीक है डेविड, लेकिन इंडिया जीतेगा तो भी तुमको एक और ड्रिंक नहीं मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? This is celebration time. Small one. प्लीज उसकी हेल्प करो। अरे वो मर जाएगा, प्लीज उसकी कोई हेल्प करो, कोई पुलिस को बुलाओ।
हेलो सर, ये ओशिवारा के रेस्टोरेंट बार के वहाँ पे झगड़ा हो रहा है सर। चाकू मार दिया सर इसको। क्या? क्या दो पूछताछ करो सच्चा सर। जादव सर, कुछ बताया क्या इन लोगों ने? नहीं सर, कुछ मालूम नहीं। ये पूरा फुटपाथ सील करो और फोटोग्राफर और पंचनामा टीम को बुलाओ। सर, कांस्टेबल्स को बोलो कि ये सीसीटीवी फुटेज भी चेक करें। यस सर। हाँ साहब, कुछ तो लफड़ा हुआ था। 10-12 लोग थे और 2 लोगों को बहुत मारा। आज मैच थी ना, कस्टमर बहुत ज़्यादा थे, बाहर से बहुत आवाज़ आ रही थी। जब मैं बाहर गया तो वहाँ कोई नहीं था। सॉरी साहब, कस्टमर बिल पे करके बाहर जाके क्या करते हैं ये मुझे नहीं आइडिया। हाँ, पान वाले की दुकान के पास कुछ हुआ था, उसे पता हो। मतलब तुम्हारे बार के बाहर इतनी बड़ी घटना हो गई और तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा? देखा नहीं या बताना नहीं चाह रहे? वो लोग रिक्शे में डाल के लेके गए। 2 लड़के 3-4 लड़के लोग थे। रिक्शे से लेकर के गए, इसका मतलब आसपास के किसी हॉस्पिटल में लेकर के गए होंगे। एक काम करो, आसपास के सभी हॉस्पिटल्स को कांटेक्ट करो। यस सर। सर, पान वाले का कुछ पता नहीं, उसकी दुकान और फोन दोनों बंद है। हेलो, हाँ बल्लू। अरे यार, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार। अरे वरुण, अच्छा सुन एक बार। वरुण, हाँ, क्या बोला डॉक्टर से? एक मिनट। हाँ। अरे अंकल, वरुण, केविन कहाँ है? क्या हुआ मायरा? केविन किधर है? सर, कांस्टेबल ने बताया है कि रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरा वर्किंग कंडीशन में नहीं है। क्यों? कोई टेक्निकल इशू है सर। लेकिन एक बात है सर, जब ये कांड हुआ तो बहुत से लोग यहाँ थे, लेकिन किसी को भी जानकारी नहीं है। जानकारी है नहीं वो, या वो लोग देना नहीं चाह रहे? हेलो वरुण, तुम लोग तो पार्टी करने गया था, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, दोनों बच्चे लोग ठीक तो है ना? देखिए, हमने बहुत कोशिश की। रोहन चौहान अभी तक आईसीयू में, बट आई एम सॉरी। केविन डिसोजा काफी जख्मी था, हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उसे बचा नहीं पाए। क्या? सर, लड़कों को सिटी हॉस्पिटल लेकर गए हैं, उनमें से एक की मौत हो गई। जादव, तुम इन लोगों से बातचीत करते रहो। मुझे लग रहा है इतने लोग थे वहां पर, उनमें से कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उन्हें पहचानता होगा। एक काम करो, उन लोगों से सच निकलवाने की कोशिश करो। मैं तब तक हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। यस सर। ओके। मुझे रोज मिलना है, मुझे रोज मिलना है, मुझे रोज। मम्मी, आप प्लीज शांत हो जाइए। अभी सर्जरी शुरू हुई है, डॉक्टर ने बोला है रोहन को कुछ नहीं होगा। क्यों मारा रोहन को? कौन थे वो लोग? ऐसे कैसे हुआ? बहुत गड़बड़ हो गई पापा, बहुत सारे लोग थे। आप बस मम्मी का ख्याल रखो, बताता हूँ ना आपको सब बाद में। एक्सक्यूज मी, आप लोगों में से क्राइम सीन पे कौन कौन मौजूद था? सर, मैं, ईशा और मायरा। आपसे कुछ बात करनी है। सर, उनमें से एक ने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी थी। हाइट वॉज अराउंड 5 to 5'5". वो लोग 10 से 15 लोग थे, जिनमें से बस 4 ही
केविन और रोहन से फाइट कर रहे थे, बाकी सब उनके सपोर्ट में थे। सर वो जिसने ग्रीन टी शर्ट पहन रखी थी उसके हाथ में हॉकी स्टिक था और एक ने सर वो ब्राउन कलर की पठानी होती वो पहन रखी थी। उसके हाथ में वो जो नारियल छिलने वाला चाकू होता है वो था सर। बाकियों के हाथ में चॉपर और क्रिकेट स्टंप्स थे सर। सर हम जोर जोर से चिल्ला रहे थे पर कोई मदद के लिए नहीं आया। I was continuously trying police helpline 100, but the line was busy. सर 2 दिन बाद केविन की दुबई के लिए फ्लाइट थी, उसकी नई जॉब लगी थी वहाँ। उसको फेयरवेल देने के लिए इकट्ठा हुए थे सर हम लोग। And sir, it all started जब उन लोग ने मायरा को गंदी तरह छुआ था और गंदे कमेंट्स पास किए। सर उसमें से एक को मैंने ग्लास फेंक के मारा था, उसके सर पे काफी चोट भी आई थी। हाँ बोलो जादव। सर रेस्टोरेंट के वेटर से पता चला है कि हमलावर इसी आसपास के एरिया के हैं। एरिया में कई बार देखा गया उन्हें। हमें भी यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली उनके बारे में, और जिस तरीके का हुलिया बताया जा रहा है उन लोगों का पास के सिद्धार्थ नगर बस्ती से होने के चांसेस ज्यादा हैं। जादव तुम एक काम करो, एक टीम को लेकर के उस बस्ती में जाओ। उनके कहीं भाग जाने से पहले हमें उन तक पहुंचना होगा। एक बात और जादव, उनमें से एक के माथे पर ग्लास से मारा गया है, तो एरिया के सभी डॉक्टर्स को कांटेक्ट करो। अगर चोट लगी है तो ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं तो करवाई होगी। जो भी डाउटफुल लगे उन सबको अरेस्ट करो। पुलिस ने आसपास के सारे हिस्ट्री शीटर्स को धर दबोचा, कई जगह पर छापे भी मारे और बिना वक्त गवाए जितनी मुमकिन कोशिश हो सकती थी उतनी उन्होंने की। हमारे बच्चों को ऐसे नहीं उठा सकते, कोई सबूत है आपके पास? देखिए, अगर आप लोगों के बच्चे बेकसूर हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा। हमने उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया और किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए 2 जवान बंदों को बेरहमी से मारा गया। उनमें से एक की मौत हो गई है और दूसरा हॉस्पिटल में भर्ती है। तो प्लीज प्लीज हमें हमारा काम शांति से करने दीजिए। जादव, इस पूरे एरिया को छान मारो, जिस किसी के भी माथे पर चोट का निशान मिले उसे फौरन हिरासत में लो। देखो मुझे पता है कि तुम लोग ऐसी हरकत कर नहीं सकते। अगर तुम लोगों को कुछ भी पता है तो अभी के अभी बता दो, मैं तुम लोग को फौरन छोड़ दूंगा। साहब कुछ देर पहले वो अमन और उसको दोस्तों को जाते हुए देखा था। सादिक, क्या हुआ मन्या? चल लड़ा करने का है। लेकिन हुआ क्या रे अमन? अरे छोका लोग मारा मेरे को। क्या? हाँ मुझे हाथ लगाया? हाँ। कौन थे लौंडे? पता नहीं, टाइटो पे वाले थे और मुझे अंग्रेजी में गाली दे रहे थे। साला आजकल ये व्हाइट कलर वाले अपने को कुछ ज्यादा शाना समझने लगे। चल उनकी साड़ पत्ती उतारते हैं अभी। चल ना, आजा। ये वमन इस एरिया में रहता है? हाँ साहब, वो यहाँ पे एक सैलून में काम करता है। और उसके दोस्त? सर सादिक भंगार का काम करता है और नामदेव झाड़ू लगाने का काम करता है। तो वमन किधर रहता है वो? सर यही 5 नंबर गली में। वमन? हाँ साहब। साहब हुआ क्या? अरे मैंने क्या किया साहब? साहब मैं कसम खा के कह रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। आज रात 10 से 10:30 के बीच में कहाँ था तू? घर पे था साहब, इंडिया का मैच चल रहा था, मैं वही देख रहा था। अच्छा, तो ये हॉकी स्टिक्स और स्टेप्स लेकर के कहाँ जा रहा था? हॉकी स्टिक? साहब किसने झूठ बोला आपको मेरे बारे में? अच्छा, ये डर क्यों रहा भाई? ये चोट कैसे लगी? वो घर जाते वक्त गिर गया था साहब। कहाँ गिरा था? चल जगह दिखा। वो सलीम मटन शॉप के बाहर। ये पट्टी किसने किया? डॉक्टर ने। डॉक्टर का नाम? याद नहीं आ रहा है साहब। अभी कुछ याद आया? डॉक्टर मनोज शाह। देख सच बोल, खून तुम लोगों ने ही किया ना? नहीं साहब, वो लोग झूठ बोल रहे हैं मेरे बारे में, मैंने कुछ नहीं किया साहब। हेलो डॉक्टर साहब, आज रात 10 से 11 के बीच में कोई ऐसा पेशेंट आया था जिसके सर पे चोट लगी हो? हाँ, 2-3 लोग लेकर आए थे उसे मेरे पास। उनमें से किसी ने कुछ ये बताया कि उसके सर पे चोट कैसे लगी थी? हाँ, किसी ने उसे कांच का गिलास फेंक कर मारा था। जख्म काफी गहरा था, तो जख्म के अंदर कांच के गिलास के पार्टिकल्स मिले मुझे काफी। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब।
लेकिन अशोक दुबे नाम का उनका साथी फरार होने में कामयाब हो चुका था। अब सवाल यह था कि आखिर उस रात उस रेस्टोरेंट के बाहर ऐसा क्या हुआ था कि जिसमें 23 साल के केविन डिसूजा को अपनी जान गंवानी पड़ी और 29 साल का रोहन चौहान हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। पहल के रहते इतने संगीन जुर्म की वारदात हुई। मौका वारदात पर कई लोग मौजूद थे, पर किसी ने भी पुलिस की मदद नहीं की और गवाही देने के लिए भी आगे नहीं आए। दूसरे दिन पुलिस ने इन 3 आरोपियों को अदालत के सामने पेश किया और केस को पुख्ता बनाने के लिए 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की, जो कि अदालत ने मंजूर कर दी। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिससे इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया। केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इस केस को स्ट्रांग बनाने के लिए रोहन का स्टेटमेंट लेने की कोशिश की। रोहन उस वक्त भी क्रिटिकल कंडीशन में था। इंक्वायरी के 2 दिन बाद ही रोहन की इंटरनल ब्लीडिंग बढ़ने के कारण उसकी मौत हो गई। इस बात से लोगों में गुस्से की एक लहर उठी और उस इलाके में निकले कैंडल मार्च में आम लोग भारी संख्या में शामिल हुए। केस की इन्वेस्टिगेशन बड़ी ही धीमी गति से चल रही थी। लगभग 15 दिनों के बाद भी पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लग पाया। केविन के पिता डेविड डिसूजा ने यह देखकर स्टेट मिनिस्टर से मिलकर अपनी कुछ मांगे उनके सामने रखी। पहली मांग थी कि यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। दूसरी मांग थी कि कई मुश्किल केस सॉल्व करने वाले सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर देवलेकर को इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया जाए। और तीसरी मांग थी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर उद्धव निमकर को ये केस लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने केविन के पिता की ये तीनों मांगे मंजूर की। अनुज, बाकी सारे पेपर्स थे, लेकिन उस लड़के का स्टेटमेंट क्या जिसने सबसे पहले हमें कॉल किया था? सर, उसे हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुज, मुझे कोशिश नहीं, उस लड़के का स्टेटमेंट चाहिए। जी सर। उसने हमें कॉल किया था, इसका मतलब उसका नंबर हमारे सिस्टम में जरूर रजिस्टर हुआ होगा। यस सर। तो उसे वो लोगों ने बुलाया क्यों नहीं? सर, इसका तो आइडिया नहीं है। कल को कोर्ट में केस स्टैंड करने के लिए या मजबूत करने के लिए हमें उस लड़के के स्टेटमेंट की जरूरत है। एक टीम तैयार करो, उस लड़के को ढूंढ निकालो। कोर्ट में मुजरिम को गुनहगार साबित करने के लिए हमारे पास कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। और वो 3 लड़के जिन्होंने हमला किया था, मुंह खोला? नहीं सर, उन्होंने अब तक कुछ नहीं बोला। ठीक, लगता है इन्हें बिरयानी खिलानी पड़ेगी। देखो, आखिरी मौका है। जो कुछ भी हुआ है ना, सब कुछ सच सच बता दो। अगर साहब को गुस्सा आ गया तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना सोचो मत, जल्दी बताओ। छोड़ो अनुज, ये लोग मुंह नहीं खोलेंगे, भूखे होंगे ना। पहले कुछ खिलाओ पिलाओ, फिर पूछ। क्या खाना? चिकन, मटन, जो खाना है वो बोल देना, साफ खिला देंगे। अनुज, वैसे ये लोग हमारे कुछ फायदे की है नहीं। खाना खिलाने के बाद मड आइलैंड लेकर जाना और ठोक देना तीनों। गोली ना यहां लगनी चाहिए, बीचों बीच। हो सर। आकाश वर्मा जी, 15 अक्टूबर की रात को आपने पुलिस को फोन करके एक दंगे के बारे में इन्फॉर्म किया था। जी। क्या देखा था आपने, जरा बताएंगे? देखिए आकाश जी, मैं आपका टेंशन समझ सकता हूं, पर आप बिल्कुल घबराइए मत। सर देखिए, मैं कॉमन मैन और मैं पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना नहीं चाहता सर। आप समझ सकते हैं मेरी बात। हमारे पास कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। आपकी गवाही से हम उन कातिलों को सजा दिलवा सकते हैं। आकाश जी, देखिए मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन आकाश जी, अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग ये सब बातें सोचते बैठेंगे तो और लोगों से हम क्या उम्मीद रखेंगे? जरा सोचिए, 2 मासूम लोगों की जान गई है। आपको नहीं लगता कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उन दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए? ठीक है सर, मैं बताता हूं आपको। उस रात ओशिवाड़ा के उस रेस्टोरेंट बार के ठीक सामने मैं कॉफी शॉप में बैठकर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। एक भीड़ दौड़कर आती है, उनके हाथों में हथियार होते हैं और एक अटैक होता है, मारधाड़ शुरू हो जाती। आपने उन लोगों को देखा था? सर थोड़ा दूर था, मैं 60-70 मीटर की दूरी पे ठीक सामने कॉफी शॉप था, नजदीक नहीं था तो अच्छे से देख नहीं पाया। लेकिन अगर मैं उनको सामने खड़ा कर दूंगा तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कोशिश कर सकता हूं सर। आपने जो कुछ भी हमें बताया आप कोर्ट में आके बता सकते हैं।
पुलिस ने इस केस की छानबीन में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन अदालत में केस को और पुख्ता बनाने के लिए ठोस सबूतों और आई विटनेसेस की जरूरत थी। वैसे तो वो बहुत सारे थे, लेकिन कोई भी सामने आकर पुलिस का साथ देने के लिए तैयार नहीं था, और इसी वजह से पुलिस की तरफ से चार्जशीट फाइल होकर भी इस केस को अदालत तक पहुंचने में 1 साल लग गया। Yes, please. You may start your proceedings. Your Honor, myself, Advocate Uddhav Nimkar, I am handling this case in capacity of public prosecutor. Your Honor, myself, Advocate Vijay Bhatt. Advocate Hamid Ansari, Advocate Jasmine Dawawala, and Advocate Hiten Patel will argue for defense. What? Are you serious, sir? Yes, Mr. D'Souza. ये चारों वकील इतने महंगे हैं, मीटिंग का लाखों रुपए लेते हैं। लेकिन ये जो किलर्स हैं, ये चारों तो आम फैमिली का छोकरा लोग हैं। जानता हूँ मैं, कोई सलून में काम करने वाला, झाड़ू लगाने वाले का बेटा, ये सारे इतने महंगे वकील कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? I really can't understand this. मैं समझाता हूँ। ये सारे एक अंडरवर्ल्ड गैंग के लिए काम करते हैं, उनके केसेस लड़ते हैं। जरूर इन चारों लड़कों का कोई ना कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन होगा, लेकिन ये बात पुलिस ने चार्जशीट में मेंशन नहीं की। मिस्टर डिसूजा, आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारी नजर से छूट जाएगी? लेकिन सर, ये बात आप चार्जशीट में मेंशन किया ही नहीं है। इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि तभी इन चारों का किसी भी गैंग के साथ कोई कनेक्शन था ही नहीं। अब हो गया है। अब हो गया मतलब? जब इन चारों को मर्डर केस में जुडिशियल कस्टडी हुई थी, तब वहां उनका स्वागत हुआ था। जेल में बैठे बड़े बड़े गैंगस्टर लोगों को ऐसे लड़कों की जरूरत होती है, और ऐसी एक गैंग ने इन चारों को अपने गैंग में शामिल कर लिया, और उसी गैंग के वकील इन चारों का केस लड़ रहे हैं। They hire people in jail also. मिस्टर डिसूजा, कड़वा है पर सच है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर वामन कोहली और उनके तीनों दोस्त उस रात किसी पार्टी से घर लौट रहे थे। ये लोग थोड़े अल्कोहल के नशे में भी थे। विक्टिम केविन डिसूजा और रोहन चौहान जब इन्हें मिले तो उन लोगों ने भी शराब पी रखी थी। केविन और रोहन ने शराब के नशे में इन लोगों से झगड़ा शुरू किया, और तो और इन पर जानलेवा हमला भी किया। फिर अपने बचाव में इन लोगों ने भी काउंटर अटैक किया, जिसमें केविन डिसूजा और रोहन चौहान जख्मी हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। मतलब इनके बीच जो कुछ भी हुआ वो कोई सोची समझी साजिश नहीं, बल्कि एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था जो सिर्फ शराब के नशे की वजह से हुआ, जिसे मेरे काबिल दोस्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब और पुलिस मिलकर एक प्री प्लान्ड मर्डर का रूप दे रहे हैं। I object, Your Honor. Your Honor, वामन कोहली, सादिक शेख और नामदेव मुरकुटे, इन तीनों को जब पुलिस ने अरेस्ट किया तब उनके मेडिकल टेस्ट की थी। उस टेस्ट की रिपोर्ट अदालत में मैं पहले पेश कर चुका हूं। उन रिपोर्ट के अनुसार नामदेव मुरकुटे और सादिक शेख, इनके बॉडी में जो अल्कोहल की मात्रा पाई गई है वो इतनी कम है जितनी कि किसी दवाई में होती है। वामन कोहली की बॉडी से अल्कोहल ट्रेस हुआ ही नहीं। इसका ये साफ साफ मतलब है कि जब यह हादसा हुआ तब ये लोग शराब के नशे में धुत नहीं थे, बिल्कुल होश में थे। नाउ लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस केस, दैट इज द इंटेंशन ऑफ क्राइम। वो ये है कि वामन और अशोक ने विक्टिम केविन और रोहन की फ्रेंड मायरा और ईशा, इनको मोलेस्ट करने की कोशिश की। इसी की वजह से झगड़ा शुरू हुआ था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मॉलेस्टेशन की ये कहानी सरासर झूठी है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में या फिर एफआईआर में भी इस बात की पुष्टि के लिए कोई सबूत मौजूद है ही नहीं। ये सिर्फ प्रोसिक्यूशन और पुलिस की एक मनगढ़ंत कहानी है। वहां मॉलेस्टेशन जैसी कोई बात हो ही नहीं थी। दरअसल केविन और रोहन की महिला दोस्तों ने मेरे क्लाइंट वामन और उनके दोस्तों पर लोअर इकोनॉमी क्लास होने पर गंदे कमेंट्स पास किए थे, जो इस झगड़े की अहम वजह थे।
मिस मायरा अल्मेडा, 15 अक्टूबर की रात को जब यह हादसा हुआ तब आप ओशिवरा के रेस्टोरेंट एंड बार में मौजूद थी? जी हाँ। अब कोर्ट को यह बताइए कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था? उस रात हम सब वहाँ केविन का न्यू जॉब सेलिब्रेट करने गए थे। डिनर के बाद जब हम क्या आप में से किसी ने भी अल्कोहल का कंजम्पशन किया था? यस बट नॉट मच। बिल पे करने के बाद जब हम वहां से निकल रहे थे तो मैं और ईशा लेडीज वॉशरूम गए। वॉशरूम बंद था तो हम दोनों बाहर वेट कर रहे थे। मस्ती करेंगे, एंजॉय, स्माइल। हमारी हिम्मत कैसे हुई छूने की? ओहो, बस छुआ ही तो है, करंट लगा क्या? Hey, just shut up and leave. मैडम, हिंदी के लिए दो बनेगा। Bloody lower class people. गुस्सा इतना हसीन है, प्यार कैसा होगा? आती है क्या? अरे घर खाली है अपना। सर उसके बाद हम बाहर आए और अपने दोस्तों को ये बात बताई। अरे वो ऊपर मवाली लड़के थे ना, उन लोगों ने मायरा को गंदी तरह टच किया था। कौन थे वो लड़के? अरे वो ऊपर यही थे वो लड़के। तुमने अभी इस लड़की को छुआ? गलती से हाथ लगा, सॉरी बोला मैडम को। तो क्या मेहरबानी किया क्या? अब हाथ जोड़ माफी मांग फिर से। ए बच्चे, बोला ना भाई ने, सॉरी मांगा ना, तो फिर कमती हो, चल निकल यहाँ से। यू, हाँ सीधी तरह बात कर, नहीं तो क्या रे, क्या उखाड़ेगा तू मेरा? हैं? लड़के के सामने में हीरो बन रहा है। रुक जा, तूने हाथ लगाया मेरे को? हाथ लगाया? इधर ही रोक। अगर मर्द का बच्चा है ना, इधर ही रोक, मैं तुम्हें बताता है, चीज रख देगा तेरे को। मर्द का बच्चा ही नहीं रोक, और मैं बता देगा तेरे को। सादिक। और फिर ये लोग वहां से चले गए। हमें लगा मामला खत्म हो गया, लेकिन 10-15 मिनट बाद ये लोग 10-12 लोगों को लेकर आए और फिर केविन और रोहन को। योर ऑनर, मायरा ने तो मेरी इस बात को बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से साबित कर दिया है कि केविन ने ही झगड़े की पहल की थी और इन लोगों ने अल्कोहल यानी शराब भी पी थी। इससे ये बात साफ होती है कि केविन और रोहन ने मेरे क्लाइंट वामन, सादिक, नामदेव और अशोक को अपने बचाव के लिए हमला करने पर मजबूर किया। सर, रेस्टोरेंट के बाहर पान की दुकान चलाने वाले रघुवीर ठाकुर की इंफॉर्मेशन मिली है। 3 दिन पहले उसका फोन स्विच ऑन हुआ था। ग्रेट। लोकेशन? इलाहाबाद। ये रघुवीर भी इस केस में आई विटनेस है। इलाहाबाद पुलिस को इन्फॉर्म करो और उसे तुरंत मुंबई भेजने के लिए कहो। सर। वामन कोहली, 15 अक्टूबर की रात को तुम रेस्टोरेंट का वॉशरूम यूज करने गए थे? हाँ जी। कौन था तुम्हारे साथ में? मेरा दोस्त अशोक दुबे। वामन कोहली के साथ में इनका दोस्त अशोक दुबे भी था। इन 2 लड़कियों को पहचानते? जी। कैसे? ये भी उस रात वहां पर थी। वहां पर मतलब? रेस्टोरेंट के अंदर, वॉशरूम के बाहर। जहां पर तुमने उनको छेड़ा, उनको छुआ, करेक्ट? नहीं, ये गलत है। सही गलत क्या है उसका फैसला अदालत करेगी। तुम सिर्फ उस रात को जो कुछ भी हुआ है वो सच बता दो। उस रात हम पेशाब करने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की? सॉरी, गलती से लग गया। गलती से? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे मवालियों को, समझे? अरे मैडम, बोला ना उन्होंने सॉरी। लेट्स गो मायरा। वैसे भी इनके कपड़ों से इनका क्लास पता चलता है। लेट्स गो। ब्लडी लोअर क्लास पीपल। योर ऑनर, प्लीज नोट दिस पॉइंट। मिस मायरा और ईशा ने मेरे क्लाइंट और उनके दोस्त को लोअर इकोनॉमी क्लास होने के लिए कमेंट पास किया था। ऐसा इनका कहना है योर ऑनर, जरूरी नहीं कि यही सच हो। योर ऑनर, इन दैट केस मुझे मिस मायरा को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत दी जाए। मिस मायरा अल्मेडा को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए।
मिस मायरा, आप अक्सर अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में जाती हैं? जी हाँ। और वहां उनके साथ शराब भी पीती हैं? नॉट रेगुलरली बट समटाइम्स यस। तो उस दिन भी आपने अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी? सर, इट्स माई पर्सनल चॉइस। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। डिफेंस लॉयर को मेरी विटनेस की निजी जिंदगी से जुड़े सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस मायरा, आपने बताया कि मेरे क्लाइंट वामन कोहली और अशोक दुबे ने आपके साथ बदतमीजी की या आपको मोलेस्ट करने की कोशिश की? कोशिश नहीं की, इन्होंने मुझे मोलेस्ट किया। एग्जैक्टली उन्होंने किया क्या था? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू द कोर्ट? They touched me. कहाँ पर? पीछे, on my back. पीछे मतलब आपकी पीठ पे? No. On my bum. अच्छा, दोनों में से किसने टच किया था? I don't know exactly, but इन्हीं में से कोई था। लेकिन आप ये सब कैसे कह सकते हैं? हो सकता है कि कोई तीसरा आदमी आपको टच करके पीछे से निकल गया हो और आपने मेरे क्लाइंट्स को देखा और ये समझा या गलतफहमी पाल ली कि इन्होंने ही आपको टच किया। नहीं, इन्होंने मुझसे गंदी बातें भी की थी। Can you please explain? They said, आती है क्या? आज घर खाली है। लेकिन आप ये सब कैसे कह सकती हैं कि ये उन्होंने आपको ही कहा था? It's obvious, sir. Then prove it. आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। डिफेंस लॉयर मेरे विटनेस को ऑकवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। वामन कोहली और अशोक दुबे ने लड़कियों के साथ छेड़खानी की थी और उन्हें मोलेस्ट करने की कोशिश की थी। इस बात के कोई भी पुख्ता सबूत पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास नहीं थे। मायरा अल्मेडा और ईशा विजयकर से भरी अदालत में ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए जिनका जवाब देना शायद ही कोई लड़की पसंद करे। केविन के पिता डेविड डिसूजा की रिक्वेस्ट पर इस केस को एक स्पेशल वुमेन कोर्ट में चलाए जाने के आदेश दिए गए। इसी दौरान इस केस से जुड़े एक अहम गवाह आकाश वर्मा को अदालत में पेश किया गया, जिनकी गवाही पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पुलिस दोनों काफी हद तक निर्भर थे। एक भी आई विटनेस ना होने के कारण केस दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। Proceed. योर ऑनर, इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस हमारे हाथ लगा है, मिस्टर आकाश वर्मा। मैं मिस्टर आकाश वर्मा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर आकाश वर्मा, क्या आप ही ने पुलिस को फोन किया था? जी, मैंने फोन किया था पुलिस को। उस रात आप मौका वारदात पर मौजूद थे? बिल्कुल, मैं वहां मौजूद था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, इस बात को सही या गलत साबित करने के लिए मैं भी मिस्टर आकाश वर्मा से कुछ सवाल जवाब करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर आकाश वर्मा, ये बताइए कि आप करते क्या हैं? आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी कि आप दिन रात लैपटॉप के सामने बैठकर काम करते रहते होंगे? ऑफ कोर्स। और आपके पास स्मार्टफोन भी होगा जिसे आप यूज करते हैं? बिल्कुल। तो मिस्टर वर्मा, ये बताइए कि इन सब का आपकी आंखों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता क्या? पड़ता है, आईज में स्ट्रेन होता है। तो मतलब उसके लिए आप किसी आई स्पेशलिस्ट से मिले या कुछ चश्मा? हाँ, दिख रहा है मुझे। जी बिल्कुल। मैं देख सकता हूँ? डेफिनेटली। शुक्रिया। तो काफी पावरफुल लगता है। जी। तो ये बताइए कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त आपने अपनी आंखों पर कोई चश्मा या स्पेक्टिकल्स लगाए हुए थे? बिल्कुल नहीं, मैं कॉफी शॉप में था। मैं चश्मा सिर्फ तब लगाता हूँ जब मैं पढ़ता हूँ या फिर अपना काम कर रहा होता हूँ। दैट्स माई पॉइंट योर ऑनर। जब यह हादसा हुआ मिस्टर आकाश वर्मा वहां से लगभग 60 मीटर की दूरी पर एक कॉफी शॉप में बैठे हुए।
तो योर ऑनर, मेरा ये कहना है कि मिस्टर वर्मा जो रीडिंग क्लास लगाते हैं, हादसे के वक्त वहां से 60 मीटर की दूरी पर एक कॉफी शॉप में बैठे थे। तो योर ऑनर, ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी दूरी पर बैठे हुए इस शख्स ने बगैर चश्मे के उस हादसे में अनजान शख्स को पहचान लिया हो? इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो। वकील साहब, मेरी आईसाइट वीक है, मैं रीडिंग ग्लासेस लगाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सामने देख नहीं पाता, या कुछ दूरी पे मुझे ये नहीं पता कि कितनी भीड़ है और कौन क्या कर रहा है। मैडम, मैंने उस हादसे को देखा, पुलिस को फोन किया, और ये सुना भी मैंने कि वहाँ पे झगड़ा चल रहा है, कोई किसी को मार रहा है। मिस्टर वर्मा, जितनी पावर का आप चश्मा लगाते हैं उससे साबित होता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि 60 मीटर की दूरी पर आप किसी दंगे में अनजान शख्स को पहचान लें। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। करेक्ट? दैट्स ऑल योर ऑनर। कत्ल के वक्त मौजूद गवाह एक के बाद एक कमजोर पड़ रहे थे। सेक्सुअल मॉलेस्टेशन और छेड़खानी की बात भी पुख्ता सबूत न होने की वजह से ठोस तरीके से साबित करना मुश्किल लग रहा था। इन परिस्थितियों से निराश होकर इस केस से जुड़ी मायरा अल्मेडा ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और इस मामले की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, और उनकी ये कोशिश काफी हद तक कामयाब भी हुई। समाज के लगभग सभी वर्गों की तरफ से केविन डिसूजा और रोहन चौहान को समर्थन जाहिर किया गया, और इस समर्थन के अलावा इस डिजिटल मूवमेंट की वजह से इस केस में एक बेहद अहम मोड़ आया। रघुवीर ठाकुर, आप ओशिवरा के रेस्टोरेंट एंड बार के सामने आपकी पान की दुकान है? जी साहब। अब हमें बताइए कि 15 अक्टूबर 2011 की रात को आपकी दुकान के सामने कौन सा हादसा हुआ और उस हादसे में कौन कौन शामिल था? हाँ साहब, सब बताता हूँ साहब। सबसे पहले इन दोनों गुटों में झगड़ा शुरू हुआ। उसके बाद जिस लड़के का मर्डर हुआ था ना, वो लड़के ने जाके उसको एक लाफा मार दिया। हेलो सर, मैं दिल्ली से रागिनी चोपड़ा बोल रही हूँ। जी सर, जब ये हादसा हुआ तब मैं उसी रेस्टोरेंट में मौजूद थी। सर, वहाँ जो कुछ भी हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इतने दिनों से आप थी कहाँ? सर, उस वक्त मैं एक हफ्ते के लिए कुछ काम से मुंबई आई हुई थी और तभी ये हादसा हुआ था। और अपना काम खत्म होने के बाद मैं अपने घर दिल्ली वापस चली आई। फिर मुझे इस केस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और मुझे लगा कि इतने सारे लोग थे वहाँ पर, किसी ना किसी ने अब तक गवाही दे दी होगी और क्रिमिनल्स को सजा भी मिल गई होगी। लेकिन आज जब मैंने सोशल नेटवर्क पर मायरा का लेटर पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। रागिनी जी, अभी तक सजा क्यों नहीं मिली उन्हें पता है? लोग तो काफ़ी थे वहाँ, पर आगे आके गवाही देने वाला कोई नहीं था। सर, मैं दिल्ली से गवाही देने के लिए आने के लिए तैयार हूँ। रागिनी जी, आप जैसे लोग इस समाज के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। जब भी कोर्ट में तारीख होगी आपको वहाँ आके गवाही देनी पड़ेगी। आई एम रेडी सर। अगर आप जैसे लोग आगे आके गवाही देंगे तो आधे से केस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू अगेन। क्या आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि उस रात को केविन डिसूजा और रोहन चौहान पे हमला करने वाले ये 4 लड़के ही थे? बहुत चर्बी चढ़ी है तुम लोगों को। अभी दिखाता हूँ सब भाईगिरी क्या होती है। कौन सा? प्लीज छोड़ दो, प्लीज बचाओ, क्या कर रहे हो? प्लीज उसकी हेल्प करो। अरे वमन, अरे क्या हुआ? अबे चल निकल वमन चल। जी सर, आई एम श्योर अबाउट माई स्टेटमेंट। योर ऑनर, रघुवीर ठाकुर और रागिनी चोपड़ा इस केस के बहुत ही अहम चश्मदीद गवाह हैं, जिनसे केवल 3 फुट की दूरी पर यह क्राइम हुआ था। जिनके कहने के अनुसार वामन और अशोक कुछ देर बाद वहां से चले गए, लेकिन जाते वक्त उन्होंने इनको मारने की धमकी दी। कुछ मिनटों के बाद वामन और अशोक उनके 10-12 दोस्तों के साथ वहां पर आए। उन्होंने बहुत ही बेरहमी से उन्होंने केविन और रोहन को मारपीट की, जिसमें उनकी हत्या हो गई।
योर ऑनर, इससे साफ जाहिर होता है कि यह कोई हीट ऑफ मोमेंट में हुआ एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही वेल प्लान्ड, सोच समझ के की गई हत्या है। योर ऑनर, अब मैं कोर्ट के सामने उस नारियल पाने वाले को बुलाना चाहता हूं जिसके कोयते से यह हत्या हुई। इजाजत है। हाँ साहब, इन लोग ही उस रात को मेरी दुकान में आए और मेरा कोयता लेके गए और वापस भी नहीं दिया साहब। रघुवीर ठाकुर, रागिनी चोपड़ा और नारियल पाने वाले की गवाही के बाद वामन, सादिक, अशोक और नामदेव का बच पाना मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन अब भी इस केस में कुछ अड़चनें थीं और जिसकी वजह बने हुए थे डिफेंस लॉयर। उन्हें यह केस अपने हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए वो किसी न किसी वजह से इस केस के काम को डिले करने की कोशिश कर रहे थे। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिस्टर वामन कोहली की तबीयत खराब होने के कारण वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे। ये रही उनकी मेडिकल रिपोर्ट। योर ऑनर, मैं तहे दिल से माफ़ी मांगते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथी वकील मिस्टर दवावाला अपने किसी निजी काम की वजह से आज कोर्ट में नहीं आ पाए, इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमें अगली डेट दे दी जाए। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल सादिक शेख आज कोर्ट नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी आंखों में इन्फेक्शन है, तो मैं आपसे अगली तारीख की रिक्वेस्ट करता हूँ। कोर्ट की कार्रवाई अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। योर ऑनर, मेरी विटनेस मिस रागिनी चोपड़ा पिछले 1 साल भर से इस केस की सुनवाई के लिए दिल्ली से मुंबई अपने खर्चे से आ रही है, लेकिन हर बार कोई ना कोई कारण दिया जाता है और डिफेंस की तरफ से इस केस की सुनवाई को डिले किया जाता है। मेरी विटनेस मिस रागिनी चोपड़ा की कोर्ट से दरख्वास्त है कि उनके दिल्ली आने जाने का खर्चा डिफेंस की तरफ से किया जाए। ये उसके पेपर्स। ये कोर्ट डिफेंस लॉयर्स और एक्यूज्ड को ये ऑर्डर देती है कि मिस रागिनी चोपड़ा का दिल्ली से मुंबई आने जाने का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वो लोग उठाएंगे। लेकिन जज साहिबा के सामने डिफेंस की ये डिले टैक्टिक्स ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी इस केस को पूरा होने में और वर्डिक्ट आने में लगभग 5 साल लग गए। मिस्टर डेविड, कल इस केस का वर्डिक्ट आने वाला है, आप कोर्ट से क्या उम्मीद रखते हैं? आई एक्सपेक्ट सीवियर पनिशमेंट बट नॉट डेथ पेनल्टी। तो क्या आपको लगता है इस केस में आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा? आई ट्रस्ट माई जुडिशियल सिस्टम। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि आरोपी वामन कोली, सादिक शेख, नामदेव मुरकुटे और अशोक दुबे, इन्होंने केविन डिसूजा और रोहन चौहान की हत्या की है। हत्या का भयानक स्वरूप देखते हुए अदालत इन चारों आरोपियों को धारा 302, 324 और 434 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाती है।
रागिनी चोपड़ा ने कर दिखाया समाज को कि अगर एक आम इंसान चाहे तो वो बड़े से बड़े मामले में भी किस तरह का बदलाव ला सकता है। क्या हम फिर से आज वो 30 साल पहले वाली सुरक्षा की भावना इस शहर में रहने वाले हर इंसान के मन में जगा पाएंगे, जहां हर कोई, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इस हवा में खुलकर चैन की सांस ले सके? या फिर वो भावना सिर्फ उन दिनों के किस्से कहानियों तक ही सीमित रहेगी? और सिर्फ मुंबई में ही क्यों, इस देश के हर शहर में इस भावना का निर्माण करना पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए आम आदमी, पुलिस, कानून और प्रशासन को एक साथ मिलकर पहल करने की जरूरत है। सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करके चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर अपने अपने शहर का हर व्यक्ति अपनी तरफ से कोशिश करे तो बदलाव लाना मुश्किल नहीं है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।